हेलो दोस्तों, हमने क्लास 12 के रे ऑप्टिक्स चैप्टर की शुरुआत की थी। उसमें अपने 2 लेक्चर कंप्लीट हो गई। ये तीसरा है जिसमें हमने प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था। अगला जो अपना एनसीईआरटी का टॉपिक रहेगा वो है प्रकाश का परावर्तन के नियम। जो परावर्तन के नियम है वो हमें पढ़ने हैं और परावर्तन के नियम पढ़ने के लिए पहले हमें समझना रहेगा कि परावर्तन कैसे होता है। तो ये सारा उसका डायग्राम है। ये बता दूं मैं आपको, देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई टॉर्च से प्रकाश की किरण आ रही है। यहाँ पे ये जो है तल है, यहाँ पे कोई तल रखा हुआ है, चाहे प्लेन मिरर मान लो इसे। यहाँ पे कोई तल है तो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इससे टकरा रही है, यहाँ पे रखा हुआ इससे टकरा रही है तथा बाद में यहाँ से ये किरण टकरा के इधर परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये आपतित प्रकाश की किरण है, ये परावर्तित प्रकाश की किरण है। और इस तल के जो लंबवत होता है, जो एक लंब होता है वो होता है अभिलंब, तो ये अभिलंब है। और दूसरी बात, इंसिडेंट आईआर का मतलब इंसिडेंट रे, आरआर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित प्रकाश की किरण। और जो आपतित प्रकाश की किरण है अभिलंब है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल इंसिडेंट एंगल आई है तथा परावर्तित प्रकाश की किरण जो ये है और अभिलंब है, इसके बीच का जो ये एंगल है कौन है, वो है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ठीक है, तो ये तो हो गया डायग्राम क्या चीज है। अब इसके आधार पर अपन जो है वो नियम लिखेंगे कि परावर्तन के क्या क्या नियम है प्रकाश के परावर्तन के। तो पहला नियम जो क्या है ये कहता है, देखिए कि आपतित प्रकाश की किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण तथा परावर्तित प्रकाश की किरण तथा अभिलंब के बीच बना हुआ कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, अर्थात एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो पहला नियम यही है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, हमेशा यही रहता है। ये आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा कि ये परावर्तनीय घटना में एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। और एंगल I और एंगल R क्या चीज है वो मैंने आपको बता दिया, ये है। अब दूसरा जो है, दूसरा इसका नियम ये है कि देखिए आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और उस तल का नाम है वो है आपतन तल। तो बात क्या आती है कि साहब आपतन तल किसे कहते हैं, आपतन तल क्या होता है। तो आपतन तल ये होता है कि आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और उस तल को अपन बोलते हैं आपतन तल। अब इस डायग्राम को देख के अपन की बात आती है कि साहब आपतन तल कौन सा है, इस डायग्राम में आपतन तल कौन सा है ये बताना है। तो देखिए कौन सा, आप सोचिए। देखिए नॉर्मली हम यही सोचते हैं कि ये प्रकाश किरण है और ये तल है तो इस पे आपतित हो रही है, तो ये आपतन तल होगा। जो ऐसे रखा हुआ है ये आपतन तल होगा, लेकिन ये आपतन तल नहीं है। इस तल का नाम है परावर्तक तल। परावर्तक तल क्यों नाम है, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को परावर्तित करता है। तो इस तल का नाम जो है वो ध्यान में रखिएगा, इसका नाम है परावर्तक तल। ठीक है, तो परावर्तक तल ये हो गया। तो साहब आपतन तल कौन सा हुआ ये भी ध्यान रखना होगा। तो परावर्तक तल ये है क्योंकि ये प्रकाश किरण को परावर्तक करता है। आपतन तल फिर कौन सा है, बात ये आती है आपतन तल कौन सा है। तो डायग्राम में देखिए, बताइए आपतन तल कौन सा है। देखो मैं बताता हूं कि आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यही परिभाषा है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है टॉर्च से, यहाँ कोई चीज से टकराई, जैसे मान लीजिए ये रखा हुआ है, इससे टकराई, यहाँ पे इससे टकराई और इधर गई और ये अभिलंब है। तो ये नीचे वाली जो कॉपी है ये तो है परावर्तक तल, इससे जो परावर्तित हो रही है ये तल परावर्तक तल है। और जो यहाँ से टकरा के इधर गई ये अभिलंब। और यहाँ पर अगर मैं एक और पृष्ठ रख दूं, ऐसे कॉपी रख दूं, कुछ भी रख दूं, या फिर ये बोर्ड भी रखा हुआ है, एक और पृष्ठ रख दूं, तो ये तीनों जो किरण है वो उसी में समाहित हो जाएंगी, मतलब उस एक में ये तीनों आ जाएंगी। और वो जो सारा तल होगा, ये जो बोर्ड में तल है, ये कौन सा तल कहलाता है, आपतन तल। ये आपतन तल कहलाता है, समझ में आ गया होगा। तो ये तो परावर्तक तल है और ये जो तीनों किरणें जिसमें समाहित हो रही है ये है अपना आपतन तल। तो आपतन तल और परावर्तक तल में आपको अंतर समझ में आ गया कि आपतन तल क्या है और परावर्तक तल क्या है। तो ये कौन सा है, आपतन तल। ये जो नीचे वाला सारा ये आपतन तल है और ये नीचे वाला परावर्तक तल है। इनमें अंतर समझ में आ गया। और नियम क्या है, नियम ये है कि दूसरा कि इंसिडेंट रे, आपतित प्रकाश की किरण, और रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित प्रकाश की किरण, और अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। तो तीसरी चीज क्या, अभिलंब। अभिलंब ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं और उस तल को क्या बोलते हैं, आपतन तल बोलते हैं। तो ये दूसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों एक ही तल में होते हैं और ये आपतन तल कहलाता है। ठीक है, यहां आपका बात कंप्लीट होती है। दूसरे नियम के बाद जो तीसरा नियम है वो आपको लैंग्वेज में बोल के ही बता देता हूं। वो ऐसे देखिए चित्र से ही समझ में आएगा कि आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण जो ये है, और अभिलंब ये परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पे मिलते हैं। इस बिंदु पे देख लीजिए मिल रहे हैं तीनों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा, आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब तीनों परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पे मिलते हैं। ये भी आपको याद हो गया, तीनों याद हो गए होंगे। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है और आपतन तल और परावर्तक तल जो क्या होता है वो मैंने बता दिया। और जो IR, RR जो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और वो तल होता है आपतन तल। ये हो गया। और तीसरा जो एक ही बिंदु पे मिलने वाला है, तीनों कंप्लीट। तो यहाँ पे तीनों अपने नियम कंप्लीट होते हैं, यही परावर्तन के नियम है। अब देखिए परावर्तन के नियम के बाद में हमने दर्पण, जो गोलीय दर्पण है उनसे परावर्तन कैसे होता है, क्या होता है वो पढ़ना है। उसके लिए अगला जो टॉपिक लेंगे वो डेफिनेशंस का होगा कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, क्या क्या परिभाषाएं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे अपन, जिससे अपन आगे जो है गोलीय दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, बिंदु कहां रखने तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है वो पढ़ पाएंगे। स्पीड बहुत है। देखिए अपन क्या पढ़ने वाले टॉपिक है, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, डेफिनेशन रिलेट टू मिरर। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ रहे हैं और दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ रहे हैं लेकिन उनको लिख नहीं रहे हैं, अपन समझ रहे हैं। और समझने के लिए मैंने बताया वही अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा, चित्र। तो मैं वो बनाता हूँ। क्या है चित्र, मान लीजिए यहाँ पर अवतल अवतल दर्पण है, अपन अवतल लेते हैं वो जो आसान रहता है। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को आपको पता है कि बाहरी भाग जो बाहर निकला हुआ होता है वो तो होता है रजतित, और आंतरिक भाग जो अंदर धसा हुआ भाग है उससे होता है परावर्तन। यही परिभाषा थी अपने किसकी, अवतल दर्पण की। और याद रखने का ये था कि एक मतलब अंदर धसे हुए भाग से परावर्तन होता है। तो अंदर धसे हुए भाग मतलब यहाँ पर यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो ये वापस रिफ्लेक्टेड, जैसे इधर आ रही है तो ये सीधी आ रही है तो सीधी जाएगी वैसे। तो जो अंदर धसे हुए भाग से परावर्तन हो तो वो होता है अवतल दर्पण। अब अपन को तो पढ़नी थी साहब डेफिनेशंस, परिभाषाएं, इससे संबंधित पॉइंट्स, वो ध्यान में रखने के लिए। तो पहले देखिए मैं बता दूं आपको, सबसे पहले अपन जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो होगी द्वारक की। द्वारक क्या चीज होता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं द्वारक क्या होता है कि गोलीय दर्पण के वर्ताकार चाप को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब कि ये देखिए वर्ताकार चाप जो यहाँ से यहाँ तक लगा रखा है, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक जो चाप है इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। तो डेफिनेशन क्या बोलोगे आप, बोलिए कि गोलीय दर्पण के वर्ताकार चाप को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहां से लगा के यहां तक ये क्या है, द्वारक। ये आपको द्वारक की डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन इसमें लेंगे अपन ध्रुव की। गोलीय दर्पण में ध्रुव कहां होता है, क्या होता है, तो देखिए ये होता है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि दर्पण का जो बीचों बीच, ये मान लीजिए यहाँ बीचों बीच का जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ध्रुव, पोल, जिसे P से डिनोट करते हैं। ये हो गया पोल। तो ये हो गई अपनी दूसरी डेफिनेशन कि ध्रुव क्या चीज होती है वो बता दिया। तीसरा जो पॉइंट लेंगे वो अपन लेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, केंद्र से आप समझ रहे हो बीच का पॉइंट। वक्रता केंद्र क्या होगा, देखिए मैं बताता हूँ कि ये गोलीय दर्पण जो है, ये दर्पण किसी न किसी गोले को काट के बनाया जाता है। तो मान लीजिए किसी गोले से काट के बनाया गया, ये कोई गोला है, ऐसे गोला था, बहुत बड़ा गोला होगा, बहुत बड़ा कोई गोला था, ऐसे काट के इधर से आया, ये इधर 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 से
बहुत बड़े गोले से काट कर बनाया गया। तो ये दर्पण जो बहुत बड़े गोले से काट कर बनाया गया, तो उस गोले का जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र होगा। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होगी कि गोलीय दर्पण को जिस कांच के गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। समझ में आ गया? वक्रता केंद्र जो है इस गोले का केंद्र है, ये जो तीसरा है ये क्या है, वक्रता केंद्र। अब इसी से संबंधित वक्रता केंद्र के बाद आती है वक्रता त्रिज्या। चौथी डेफिनेशन अपनी वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या क्या है वो बतानी है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या है, वो नाम से पता चल रहा है कि गोले की त्रिज्या होगी। तो मैं आपको डेफिनेशन में बोल के बताऊं तो गोलीय दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या है आपको पता चल गया होगा। यहां से लगा के ये लगा के ये, यहां से लगा के यहां तक की जो त्रिज्या इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, और या फिर जिस गोले से काट कर बनाया गया है उसकी त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या जो चौथी डेफिनेशन थी वो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं पांचवी डेफिनेशंस पे। वो क्या है, वो होती है मुख्य अक्ष कि मुख्य अक्ष कौन सी है इस दर्पण में। मुख्य अक्ष की बात बताऊं तो मैं आपको, देखिए मुख्य अक्ष की डेफिनेशन ये होती है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये जो रेखा है वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो ये मुख्य अक्ष है यहाँ की, कौन सी है साहब, ये जो मिला रही है यहाँ से जो सारी है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। ये अपनी कौन सी डेफिनेशन होगी, पांचवी डेफिनेशन। मुख्य अक्ष की डेफिनेशन होगी। मुख्य अक्ष के बाद में आते हैं अपन फोकस बिंदु और फोकस दूरी पे। तो फोकस बिंदु और फोकस दूरी क्या होती है, देखिए फोकस बिंदु और फोकस दूरी ये होती है कि जैसे कोई प्रकाश की किरण देखिए यहाँ से आ रही है, जैसे ये आ रही है, प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित हुई और आपतन के पश्चात परावर्तित होकर कहीं ना कहीं जाएगी। तो ये परावर्तित प्रकाश की किरण है, तो ये मुख्य अक्ष को कहीं ना कहीं काटेगी। तो मुख्य फोकस क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं अपन, मुख्य फोकस। मतलब कि लेकिन कंडीशंस ये है कि जो आपतित प्रकाश की किरण है वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होनी चाहिए मुख्य फोकस देखने के लिए। मुख्य फोकस वही होता है, क्या होगा मुख्य, ऐसे नहीं कि यहां से यहां से वो नहीं चलेगा। ये डेफिनेशन में ये होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस। तो ये कौन सा साहब, मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस की डेफिनेशन होगी। लेकिन मुख्य फोकस की बात आती है तो देखिए 6 नंबर है, देखिए कि जो उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण में होता है वो मुख्य फोकस अलग अलग साइड में होता है। मतलब कि जैसे ये गोलीय दर्पण है तो अगर ये अवतल दर्पण है तो मुख्य फोकस लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये मुख्य फोकस है। लेकिन यही दर्पण अगर उत्तल होता तो मुख्य फोकस इसका राइट साइड में होता, इधर कहीं होता। अब इधर क्यों होता, इधर क्यों नहीं होता, वो जानना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी चित्र बना के ही समझा देता हूँ क्यों होगा इधर। ये देखिए मान लीजिए ये कोई उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण में उभरे हुए भाग से होगा उत्तल, उभरे हुए भाग से जो परावर्तन होगा, मतलब यहाँ से ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से मान लीजिए कोई परावर्तन किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और ये परावर्तन के पश्चात इधर जाएगी। तो देखिए ये कहीं ना कहीं मुख्य फोकस को, मुख्य अक्ष को काट नहीं रही है, लेकिन अपन को कटवाना है, मतलब काटती हुई प्रतीत करवानी है आभासी रूप से। तो ये जो मुख्य अक्ष है वो इधर भी तो होगी। तो ये जो देखिए ये जो है अगर अपन आभासी रूप से पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं काटती है, यहाँ पर काटती है। तो ये जो है मेन फोकस होगा, मुख्य फोकस जो है इसका ये होगा। मेन फोकस जो होगा इसका उत्तल दर्पण का वो राइट साइड में होगा। वजह क्या है, क्योंकि जो है ये आभासी रूप से जो है मुख्य अक्ष को काटेगा, वास्तविक रूप से नहीं काटता। तो मुख्य फोकस जो है उत्तल दर्पण का राइट साइड में और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस जो है लेफ्ट साइड में।
इसी से अपन फोकस दूरी के नेगेटिव और पॉजिटिविटी की बात करेंगे, वो आगे चिन्ह परिपाटिका पढ़ने के बाद करेंगे अपन। तो मुख्य फोकस हो गया। मुख्य फोकस के बाद अगली जो डेफिनेशन आ रही है भाई साहब वो आती है फोकस दूरी। फोकस दूरी नाम से ही हो रहा है फोकस की दूरी, यानी कि दर्पण से मुख्य फोकस की दूरी वो क्या होती है फोकस दूरी। ये ऐसे बोल दो कि ध्रुव से मुख्य फोकस की जो दूरी होती है यह दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, इस दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। ये देखो यहाँ से यहाँ लिख दूं मैं, ये 7वीं डेफिनेशन, ये है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी जो होती है FD, फोकस डिस्टेंस, फोकस दूरी। तो ये फोकस दूरी जो है वो यहां से लगा के यहां तक F से डिनोट करते हैं, ये फोकस दूरी है, ठीक है। तो फोकस दूरी की डेफिनेशन और क्या चीज होती है वो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ अपनी सारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है साहब। पहली अपनी थी कि ये जो वर्ताकार भाग का चाप है द्वारक है, ये मध्य बिंदु जो दर्पण का होता है वो ध्रुव है, जो इस गोले से काट कर बनाया जाता है। उस गोले का केंद्र जो है वक्रता केंद्र कहलाता है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और फोकस दूरी, फोकस मुख्य फोकस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है और वो जो मुख्य अक्ष के वापस परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जहां पर काटती है उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो होती है फोकस दूरी। यहाँ पर सारी चीज कंप्लीट होती है डेफिनेशंस। आगे ये नेगेटिव पॉजिटिव में बता रहा था कि ये लेफ्ट क्यों होता है राइट क्यों होता है, इसको अपन चिन्ह परिपाटिका में पढ़ेंगे जो आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।